and welcome viewers. Today we are going to do paper 024846 of our series. आज हम हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में प्रश्न पत्र संख्या 46 का एनालिसिस करेंगे। आपकी स्क्रीन्स पर पहला प्रश्न, जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है उसको हमें रिप्लेस करना है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। In case no improvement is needed, choose the alternative no improvement. They have had a real good time. They have had a real good time grammatically गलत है। क्यों? क्योंकि good एक adjective है और हम adjective को modify करते हैं adverb से। So they have had a real good time में good adjective है तो हमें एक adverb चाहिए यहाँ पर, और adverb जो है वो real नहीं really है। They have had a really good time। कौन सा ऑप्शन है जो इस बात की तस्दीक करता हो? ऑप्शन संख्या सी। They have had a really good time। उनका बहुत अच्छा समय निकला है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। Choose the correct alternative corresponding to the underlined word। जो underlined word है वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच है हमें पहचानना है। रवि वन द मैच विथ ह्यूज मार्जिन। मार्जिन का अर्थ है अंतर। रवि ने बहुत बड़े अंतर से मैच जीता। वन क्या है? देखिए, वन एक वर्ब है और इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वो है द मैच। ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है जिस पर किसी वर्ब का असर दिखे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई कट एन एप्पल, तो कट किस चीज़ को कर रहा हूँ? एप्पल को। तो ये हुआ इसका ऑब्जेक्ट। वो वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। आंसर होगा ए। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका अपना ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे मैं कहूँ सन शाइन्स और द गर्ल स्माइल्स। स्माइल और शाइन का मेरे वाक्यों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अलबत्ता ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, ये सब ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79, 79। Which part of the following sentence has an error in it? किस खंड में एरर है? Who do you think I met? देखिए, who do you think बुनियादी तौर पर गलत है। तुम्हें क्या लगता है मैं किससे मिला? तो वो व्यक्ति क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में चाहिए। हमारा वाक्य होना चाहिए whom do you think I met? क्या लगता है मैं किससे मिला? तो whom do you think I met कौन सा ऑप्शन होगा? ए। who की जगह क्या होना चाहिए था? whom। किस खंड में एरर है? ए में। यही हमारा उत्तर है, ए। अगला प्रश्न 79। जिस हिस्से में एरर हो वही हमारा उत्तर होगा। वंस अगेन, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago and have been waiting for you since then। have been waiting for you since then प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ये क्लॉज। हम तब से अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा काम 3 घंटे पहले पूरा हो गया, तो इसका मतलब काम पहले पूरा हुआ पास्ट में और तब से अब तक इंतज़ार चला आ रहा है। तो जो घटना पास्ट में हुई वो कौन से टेंस में आनी चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस में। तो वी हैव फिनिश्ड नहीं, ये होना चाहिए वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago। तो वी फिनिश्ड होना चाहिए, वी हैव फिनिश्ड है। कौन से खंड में एरर है? बी में। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80। हमें इसका वॉइस बदलना है। सेंटेंस दिया है आई वॉज obliged टू लीव। obliged मीन्स बाध्य हो गया, मैं मजबूर था, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया। आई वॉज obliged टू लीव। लीव का अर्थ है कहीं से जाना। ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव वॉइस में पहचानिए। देखिए, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, हमें इसे एक्टिव में बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा? द सिचुएशन obliged मी और सर्कमस्टांसेस obliged मी। परिस्थितियों ने, हालात ने मुझे मजबूर किया। अवेलेबल ऑप्शंस देखिए कौन सा सही है। सिंपल पास्ट टेंस में लेना है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, सर्कमस्टांसेस obliged मी टू लीव, राइट। और कोई भी ऑप्शन इसके समीप नहीं आता। आगे बढ़ें। 81 आपकी स्क्रीन्स पर। अब आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one that best expresses the same sentence in indirect और direct speech। जो स्पीच में दिया है उससे
अन्य स्पीच में, मीन्स ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है द बॉयज सेड टू हिम। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। द बॉस सेड टू हिम कोट इट इज टाइम वी बिगेन प्लानिंग आवर वर्क। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम को हम टाइप 2 कंडीशनल या सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये वक्त आ गया है, ये काम कर लेना चाहिए था, बल्कि पहले ही कर लेते तो और भी बेहतर होता। इट इज़ टाइम वी बिगेन प्लानिंग आवर वर्क का अर्थ है कि हमें अब प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही देर हो गई है, अब और देर ना करें, तुरंत हमें ये काम करना चाहिए। इट्स हाई टाइम, इट इज़ टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच के सिंपल पास्ट को हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो वी बिगेन का पास्ट परफेक्ट होगा वी हैड बिगन। आंसर क्या होगा? द बॉस टोल्ड हिम दैट इट वॉज टाइम दे हैड बिगन प्लानिंग। दे हैड बिगन हमारे पास कितने ऑप्शन में, एक तो ए में है, उसके बाद में हैड बिगन बी में भी है, पर उसने प्रोनाउन वी लिया है, जबकि हमारे लिए बॉस और उसका वो व्यक्ति वी नहीं दे होगा। आंसर होगा ए। बाकी कोई भी ऑप्शन इसके करीब नहीं पहुंचता है। अगला सवाल, सवाल 82। अब फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन से हमें इसको भरना है। हमेशा ऐसे सवाल करते वक्त ब्लैंक के आगे तक पढ़िए। इट इज डैश इफ वी कैन ऑर्गेनाइज इन अनदर एग्जाम दिस मंथ। नाउ it is what? It is doubtful if we can organize another exam this month. संदेह है इस बात पर कि हम जो है एग्ज़ाम करवा पाएंगे। आप अगर इसको दोबारा पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको अनलाइकली भी ऑप्शन लगे, पर अनलाइकली होने पर हम ये लिखते हैं इट इज़ अनलाइकली दैट वी विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज। तो हमारे पास चूँकि इफ़ है तो आई डाउट और इट इज़ डाउटफुल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। इट इज़ डाउटफुल, इस बात में संदेह है। वैसे इम्प्रैक्टिकल का अर्थ होता है अव्यवहारिक, अनश्योर का मतलब होता है जो चीज़ पक्की नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 आपकी स्क्रीन्स पर। अब हमें फिर से फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन मिला है। शी वॉज रिलीव्ड। रिलीव्ड का अर्थ है उसको राहत थी इस चीज़ की। राहत थी मतलब वो कोई चिंता से मुक्त उसने महसूस किया। टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मैलिग्नेंट इट वॉज डैश। देखिए, ट्यूमर या कैंसर के दो प्रमुख प्रकार हैं। जब वो कैंसर बहुत खतरनाक रूप ले लेता है या ट्यूमर बहुत खतरनाक उग्र रूप ले लेता है उसे कहते हैं मैलिग्नेंट। और एक दूसरा रूप होता है जिसके अंदर कैंसर है पर उसने खतरनाक रूप नहीं लिया है, किसी गांठ या किसी ग्रोथ के रूप में वो शरीर में कहीं अक्रिय या शांत पड़ा है, उसे कहते हैं बिनाइन। तो उसे इस बात की राहत थी कि उसका ट्यूमर मैलिग्नेंट नहीं था, खतरनाक किस्म का नहीं था, बल्कि बिनाइन था। बिनाइन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दयालु, लेकिन यहाँ दयालु नहीं लेंगे, यहाँ कैंसर का वो प्रकार जो उग्र नहीं है, जो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बाकी ऑप्शन देखिए। एक्सपोज्ड का अर्थ है अनावृत या दुनिया के सामने आ गया। डिस्कवर आप जानते हैं। साइजेबल मीन्स अच्छा खासा, जैसे मैं कहूँ साइजेबल अमाउंट ऑफ फंड्स यानी काफ़ी ज़्यादा धन। अगला प्रश्न, प्रश्न 84 आपकी स्क्रीन्स पर। चूज द वन that best expresses the meaning of the given word। हमें जो प्रश्न शब्द है इसका सिनोनिम बताना है। ड्वार्फ का अर्थ है बौना, छोटा, कम कद का, स्मॉल। आंसर होगा डिमिन्यूटिव। हमें इसका सिनोनिम बताना है। डिमिन्यूटिव छोटे कद का, स्मॉल। जायंट का अर्थ है विशाल, बड़ा दैत्याकार सा। नेटिव है कहीं का मूल निवासी। और एलियन का अर्थ है पराया। अगर हम सब लोग भारतीय हैं, जो भारतीय नहीं है वो हमारे लिए एलियन है। अगर हम सब पृथ्वी वाले हैं तो जो पृथ्वी का नहीं है वो भी कौन है? एलियन है। अगला प्रश्न 85। हमें सिनोनिमस वर्ड ढूंढना है, यहाँ सिनोनिम ढूंढना है प्रश्न शब्द का। क्रेजी का अर्थ है मैड, क्रेजी का अर्थ है पागल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जो इसका सिनोनिम है? आंसर है डी, डिरेंज्ड या क्रेजी या मैड का अर्थ है पागल। ठीक है, दीवाना। बाकी ऑप्शंस देखें। सेंशर का अर्थ है निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज और डिनाउंस। डिनाउंस या क्रिटिसाइज इसके अच्छे सिनोनिम्स होंगे। फॉरगिवनेस है क्षमा,
एब्सोल्यूशन है किसी अपराध से पूर्ण क्षमा, अपराध बोध से मुक्ति। राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न 86, हमें ओपोजिट ढूंढना है प्रश्न शब्द का। डिमेंटेड का अर्थ है डिरेंज्ड, वही पागल, दीवाना, क्रेजी, डिरेंज्ड और क्रेजी। अब हमें इसका विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द होगा हमारे पास उपलब्ध ऑप्शंस में सेंसिबल। सेंसिबल का अर्थ है समझदारीपूर्ण, विवेकी। बाकी ऑप्शंस पे ध्यान लगाएं, बाकी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के अन्य सवालों के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए और आपकी वोकैबुलरी में इजाफे के लिए। सेंसिटिव का अर्थ है संवेदनशील। बाकी दो शब्द बहुत ही सन्निकट हैं अपने अर्थों में। सेंसेस है हमारी इंद्रियां, तो सेंशुअल शब्द का अर्थ है कामुक, जो चीज़ आप में कामुकता बढ़ाए, सेंशुअल। फॉर एग्जाम्पल सेंशुअल सीन्स। दूसरी तरफ चौथा ऑप्शन सेंशुअस है, जिसका अर्थ है जो आपको इंद्रियों को सुख दे। राइट, प्लेजेंट, आपकी सेंसेस पर जिसका सुखद असर हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 87 आपकी स्क्रीन पर। अब हमें फिर से एक वर्ड ढूंढना है जो प्रश्न शब्द का ओपोजिट हो, उल्टा हो। शब्द जेस्ट का अर्थ है हंसी, मजाक, विनोद। राइट, जो राजा को हंसाने की ड्यूटी करते थे ऐसे दरबारी को जेस्टर कहा जाता था या क्लाउन। अब जेस्ट है हंसी, मजाक, उसका विलोम शब्द होगा ग्रेविटी, गंभीरता। बाकी ऑप्शन देखिए, ग्रिम का अर्थ भी सीरियस या गंभीर है, पर हमारा आंसर नाउन होना चाहिए क्योंकि जेस्ट एक नाउन है, ग्रिम एक एडजेक्टिव है। जीनियल का अर्थ है जो बड़ा मित्रवत या अच्छे स्वभाव का है, कॉर्डियल है, फ्रेंडली है, मित्रवत है। स्पोर्ट आप जानते हैं। अगला बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 88। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चाहिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है उसके लिए, अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। देखिए, किसी अपराधी को या अपराधियों के समूह को सामान्यतः ये माफ़ी दे दी जाए कि आप राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ जाएं और आपके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो इसे कहा जाता है एमनेस्टी। हमारे नॉर्थ ईस्ट में या अन्य स्थानों पर जहां इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, समय समय पर सरकारों ने जो उग्रवादी हैं या अतिवादी हैं या इंसर्जेंट्स हैं, उनको ये अवसर दिया है कि आप राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ें और हिंसा का मार्ग छोड़ें और समर्पण कर दें, तो फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसको हम कहते हैं एमनेस्टी। आंसर है बी, एमनेस्टी का अर्थ है क्षमा अपराधियों को कि वो अब आगे अपराध नहीं करेंगे और मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। बाकी ऑप्शन देखिए, पार्ली शब्द का अर्थ है निगोसिएशन या बातचीत। निगोसिएशन, टॉक्स, बातचीत, सामान्यतः उन ग्रुप्स में जिनमें आपस में झगड़ा या तनाव चल रहा हो, तो जैसे हम कूटनीतिक वार्ता को डिप्लोमेटिक पार्लीज अक्सर कहते हैं। परोल शब्द का अर्थ है जेल से मिलने वाली छुट्टी। देखिए, यहाँ एक बुनियादी फर्क है, एमनेस्टी में उस पर कोई मुकदमा नहीं हो रहा। परोल तब मिलती है जब किसी व्यक्ति को कोर्ट से सज़ा मिल गई, वो अपनी सज़ा काट रहा है और उस सज़ा के काटने के दौरान किसी आवश्यक कार्य के लिए, घर की किसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सशर्त उसे जेल से कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है, जिसे कहा जाता है परोल। राइट, जैसे राम रहीम है, उनको परोल मिली कई बार। राइट, अक्विटल का अर्थ है बरी किया जाना। अक्विटल में मुकदमा चलता है, परंतु मुकदमे के अंत पर न्यायालय पाता है कि आपको दोषी करार नहीं दिया जा सकता, या तो आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं है या साक्ष्य अपर्याप्त है। तो अक्विटल बरी किया जाना है, परोल जेल से छुट्टी है, और एमनेस्टी है क्षमादान। क्षमादान किससे? किसी भी कानूनी कार्रवाई से। आगे बढ़ते हैं, हमारा उत्तर बी रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ, सवाल 89, चूज द वन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन। हमें जो ये एक्सप्रेशन है वेरी ड्रामेटिक, इसका अर्थ देने वाले ऑप्शन को चुनना है। ड्रामेटिक है नाटकीय, तो वेरी ड्रामेटिक हुआ, नाटकीय बहुत ज़्यादा नाटकीय। स्टेज या नाटक से संबंधित चीज़ को कहते हैं हिस्ट्रियोनिक। राइट,
सो किसी की नाटक करने की कला को कहते हैं हिस्ट्रियोनिक्स। तो हिस्ट्रियोनिक ड्रामेटिक हुआ, स्टेज से या नाटक करने से संबंधित, बाकी अन्य शब्दों पर पूरा ध्यान दें। हिपोक्रिटिकल का अर्थ है पाखंडी। हिपोक्रेट या हिपोक्राइट वो व्यक्ति होता है जो कहे उससे उल्टा करे, बहुत नैतिकता की बात करे और काम उल्टा करे, तो हिपोक्रिटिकल हुआ पाखंडी। हरसूट का अर्थ है जिसके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा हो, बाल बहुत ज़्यादा है तो वो हरसूट हुआ। होरी का अर्थ है बहुत पुराना अथवा अप्रचलित। होरी ओल्ड केस, बहुत पुराना मुकदमा। होरी के लिए सिनोनिम हो सकता है ओल्ड या ऑब्सोलीट, आर्केइक एक्सेट्रा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। अब चूज द ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। फॉर अ हेल्थी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप वन मस्ट बी ऑन द लेवल। अब देखिए, ऑन द लेवल का मतलब होता है ईमानदारी पूर्ण, जहां आप दुराव छिपाव ऐसा कुछ नहीं करते, कपट नहीं करते, तो ऑन द लेवल। अगर आप चाहते हैं लास्टिंग का अर्थ है लंबी चलने वाली, अगर आप एक स्वस्थ और लंबी चलने वाली दोस्ती चाहते हैं तो आपको कैसा होना चाहिए? ईमानदार दोस्ती में आंसर होगा ऑनेस्ट एंड सिंसियर। ऑनेस्ट ईमानदार है, सिंसियर है नेक नीयत वाला। अन्य ऑप्शंस देखें आप, रिच सभी समझते होंगे। कंपैटिबल का अर्थ है जो एक दूसरे के सामंजस्य में निभा सकें, एक दूसरे के साथ चल सकें, पर यहाँ साथ चलने वाली बात नहीं है। ऑन द लेवल का अर्थ ये नहीं है। सेक्रीफाइस बलिदान है, जो आप जानते हैं। अगला प्रश्न 91। आप फिर से जो गिवन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग बताना है। बी इन द ब्लैक। परंपरागत रूप से अकाउंटेंसी में प्रॉफिट की एंट्री ब्लैकिंग से की जाती है और लॉस की एंट्री रेडिंग से। सो अगर कोई बिजनेस इन द ब्लैक है तो फायदे में चल रहा है, इन द रेड है तो नुकसान में चल रहा है। सो इन द ब्लैक का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट के मुकाबले आय ज़्यादा है। टू मेक मोर देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। इनकर का अर्थ है खर्च आदि उठाना, तो आप मेक का अर्थ है कमाने से है, ज़्यादा कमाएं खर्च के मुकाबले। तो जब कमाई ज़्यादा हो खर्च कम, यही प्रॉफिट है। टू बी इन द ब्लैक। सिक बीमार है, ये आप जानते होंगे, या जिसको उल्टी सी आ रही है वो भी सिक है, फीलिंग सिक और अथवा बीमार। अगला एक बी ऑप्शन है, इस पर ध्यान दें। टू गेट इन्वॉल्व होता है लिप्त हो जाना है ना, लीगल हैसल। हैसल है कोई परेशानी, किसी इस तरह की समस्या को हैसल कहते हैं, वो आंसर नहीं होगा। फ्यूनरल का अर्थ है अंतिम संस्कार। हमारा आंसर अलबत्ता चौथा ही रहेगा, डी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 92। हमें जो ये जम्बल्ड अप पैराग्राफ है, जो ये स्क्रैम्बल्ड पैराग्राफ है, इसको अनस्क्रैम्बल करना, अर्थात PQRS को सही क्रम में जमाना है। करने का सही तरीका, पहले विकल्प ना देखें, पहले एक बार जैसे दिया है पढ़ लें और लिंक बनाने की कोशिश करें। द इंग्लिश डेवलप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑन मॉडर्न लाइन्स। द इंग्लिश का मतलब है इंग्लैंड के लोग, राइट। दे एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़पेपर इन इंडिया। अब देखिए एक अच्छा लिंक है यहाँ, दे किसके लिए है? इंग्लैंड के लोगों के लिए। ये प्रोनाउन है, द इंग्लिश नाउन है। वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। बेनिफिशियल है लाभकारी। ब्रिटिश हुकूमत का भारत पर सबसे लाभकारी प्रभाव क्या हुआ? भारत का मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ। द प्रेस फर्दर डेवलप्ड लेटर टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट मैसेज अबाउट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। और फिर प्रेस आगे बढ़ी और उसने लोगों को बताया कि ब्रिटिश लोग कैसे भारत का शोषण करते थे, तो भारतीय राष्ट्रवाद को भी इससे बढ़ावा मिला। हमें पढ़ने से बड़ा अच्छे से एक ये समझ में आ गया है कि ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ और क्या लाभ हुआ या कैसे इसमें परिवर्तन आए। तो देखिए इसमें सबसे बढ़िया जो लिंक है ना, एक लिंक तो इसमें बनता है RP, क्योंकि R इंट्रोडक्शन है। एक उससे भी आसान लिंक है PQ, P के तुरंत बाद Q हो। अब एक और बनता है QS, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई और फिर उससे ये बात लोगों में शिक्षा फैली कि अंग्रेज़ कैसे भारत का या ब्रिटिश रूल के दौरान भारत का कैसे शोषण हो रहा है। वो ऑप्शन ढूंढे जिसमें R के बाद P हो, P के बाद Q हो और QS एक साथ हो, Q पहले S बाद में। तो ये सारी शर्तें कहाँ पूरी हो रही हैं? चौथे में।
पढ़ के देखें। सबसे पहले आर, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में पी, द इंग्लिश डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अंग्रेज लोगों ने भारत में ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात और कम्युनिकेशन संचार को विकसित किया। उसके बाद में क्यू, दे एस्टैब्लिश, दे मीन्स इंग्लैंड के लोग जो हुकूमत करने वाले लोग थे यहाँ पर, दे एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़पेपर इन इंडिया। और आखिर में एस, प्रेस ने बाद में लोगों में सूचना दी, जानकारी दी और लोगों को पता चलने लगा, मैसेज मीन्स आम लोग, कि अंग्रेज कैसे भारत का शोषण कर रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना पनपी। उत्तर ऑप्शन 4 डी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से एक रीअरेंजमेंट का प्रश्न है PQRS का, जैसे दिया है वैसे ही पढ़ें। एडिड टू दिस, दिस का मतलब है कोई और चीज़ जिसका पहले उल्लेख आया होगा, तो P से ये शुरू नहीं हो सकता। इज देयर इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन, इसमें एक और चीज़ है, उनका आर्थिक जो है असंतोष। द यूथ मीन्स युवा लोग, युवा वर्ग, गेट फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड है कुंठित, वो कुंठित हो जाते हैं व्हेन दे सी अ ग्रेट डील ऑफ डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब है असमानता। युवा लोग फ्रस्ट्रेटेड मीन्स कुंठित हो जाते हैं जब वो असमानता देखते हैं बिटवीन द थियरी एंड इट्स एप्लीकेशन। थियरी है सैद्धांतिक चीज़ें, सिद्धांत और सैद्धांतिक बातें, और एप्लीकेशन है उसका व्यवहारिक प्रयोग। युवा लोग बड़े कुंठित या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब वो देखते हैं असमानता कि सिद्धांत क्या है और लागू क्या हो रहा है। ऑल दीज फैक्टर्स ब्लेंड टुगेदर, ब्लेंड का मतलब होता है मिल जाना, मिक्स हो जाना, एंड गिव राइज टू, गिव राइज टू का अर्थ है कॉज, कारक बनना, अ कल्ट ऑफ वायलेंस। कल्ट एक ऐसी विचारधारा है जिसको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं, उसे कहते हैं कल्ट। किसी फिल्म स्टार के अराउंड कल्ट हो सकता है, किसी पॉलिटिशियन के अराउंड कल्ट हो सकता है। तो उससे फिर किस तरह की एक लोकप्रिय विचारधारा या विचार पनपने लगता है, वो है हिंसा का। दिस कॉजेज देम टू वंडर वेदर ऑल दैट दे एवर लर्न्ड वुड एवर कम इन यूज और गो वेस्ट। और इससे उन्हें लगता है, यहाँ देम किसके लिए होगा, यूथ के लिए, कि वो जो उन्होंने जब भी जो कुछ भी सीखा कभी भी, क्या वो कभी भी काम में आएगा या व्यर्थ चला जाएगा। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि युवकों में जो फ्रस्ट्रेशन या नाराज़गी है, कुंठा है, उस बारे में ये। तो इसमें सबसे अच्छा लिंक कौन सा है, देखिए एक तो लिंक इसमें बनता है QS, और एक अच्छा लिंक होता है PR। ऐसा इसलिए क्योंकि Q कहता है द यूथ गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे सी अ ग्रेट डील ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन द थियरी एंड इट्स एप्लीकेशन। दिस कॉजेज देम, दिस का यहाँ पे क्या अर्थ है, वो चीज़, ये जो अंतर है थियरी और उसके एप्लीकेशन में, इससे वो सोचते हैं कि हमने जो सीखा भी है वो कभी काम आएगा या नहीं। और PR इसलिए एडेड टू दिस इज देयर इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन, और इसके साथ होता है उनका आर्थिक असंतोष। आर ऑल दीज फैक्टर्स, इस चीज़ में जुड़ जाता है। एडेड टू दिस किस में, कि हमारी शिक्षा काम आएगी कि नहीं। और फिर आर कहता है ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो उससे फिर हिंसा का जो पॉपुलर विचार है वो पनपने लगता है। हमारा आंसर कौन सा है, पहला, QS PR। पढ़ के देख लें एक बार इस बार। द यूथ गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे सी अ ग्रेट डील ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन द थियरी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर सी, दिस कॉजेज देम टू वंडर मीन सोचना, वो सोचते हैं कि जो हमने सीखा वो कभी काम आएगा या नहीं। उसके बाद में P, एडेड टू दिस, इसमें फिर एक चीज़ जोड़ो तो उनका इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। और आखिर में R, ऑल दीज फैक्टर, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं तब तो उससे वायलेंस होता है। ये इसका पूरा कंक्लूजन है। अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए ऑप्शन C भी इसके काफ़ी करीब पहुंच रहा है, पर R अंत में होना चाहिए। आंसर हमारा होगा पहला। प्रश्न 94 आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है उस शब्द को पहचानना है हमें। आंसर होगा हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस में अरेन। अरेन का अर्थ है आरोप लगाना, राइट। अक्यूज, इंडाइट, आरोप लगाना। ऑफिशियली जब किसी के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं तो द पर्सन इज अरेन्ड और अक्यूज्ड। सो इंडाइट या अक्यूज इसके सिनोनिम्स होंगे। ध्यान दें इंडाइट में C साइलेंट रहता है। बाकी ऑप्शंस देखें, मलाइन की स्पेलिंग गलत है, MALIGN होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए। मलाइन का अर्थ है बदनाम करना। असाइन की स्पेलिंग होगी
ASSIGN, असाइन है किसी को कोई चीज़ देना, सुपुर्द करना, काम संभलाना। और डिज़ाइन की स्पेलिंग भी गलत है, DESIGN सही स्पेलिंग होगी। आंसर है अरेन, इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना। आगे बढ़िए। जान में फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो शब्द ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। आंसर है हमारा बी, क्योंकि एम्बेरसमेंट में एक नहीं दो एस होते हैं। एम्बेरसमेंट का अर्थ है शर्मिंदगी, EMBARRASSMENT। जितनी भी अंग्रेजी की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं भारत में और बाहर, तथ्यात्मक बात है उनमें सबसे ज़्यादा बार हैरेसमेंट और एम्बेरसमेंट पूछे गए शब्द हैं। ध्यान दीजिए, हैरेसमेंट में सिर्फ एस डबल होता है, आर सिंगल, जबकि एम्बेरसमेंट में दोनों डबल होते हैं। एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी है, हैरेसमेंट है उत्पीड़न या किसी का परेशान किया जाना, फुलफिलमेंट पूर्ति है। और डेन्यूमो, यहाँ पे भी एक प्रूफ रीडिंग की एरर है। डेन्यूमो की जो सही स्पेलिंग है वो है ये। शब्द डेन्यूमो का अर्थ है किसी फिल्म या नाटक का अंतिम भाग, जहां पूरी कहानी क्लियर हो जाती है, सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स समझें आप इसको, किसी नाटक का अंतिम भाग। ये शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा से जो बाद में अंग्रेजी में आया, इसका उच्चारण नोट करें, ये डेन्यूमो है। यहाँ MENT को मो उच्चारित किया जाता है, डेन्यूमो, राइट। आज प्रश्न क्वेश्चंस 96 to 100, ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन एक सेट में है जिसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। इसको करने की सही विधि है कि सीधा हल करने की जगह एक बार पढ़ने की चेष्टा कीजिए, फिर थोड़ा अनुमान लगेगा और फिर आगे दोबारा से करें इसको। Auctions are public dash of goods conducted by an dash auctioneer. He encourages buyers to dash higher prices and finally names the dash bidder as the buyer of the goods. इसको पढ़ने से हम समझ गए हैं कि ये नीलामी की प्रक्रिया पर एक क्लोज टेस्ट है। अब करते हैं हल। ऑक्शंस है नीलामी, आर पब्लिक डैश ऑफ गुड्स, क्या होगा? पब्लिक सेल ऑफ गुड्स। ये बिक्री है वस्तुओं की, गुड्स का अर्थ है वस्तुएं। बाकी ऑप्शंस जरूर देखें। मार्केटिंग का अर्थ है विपणन, विपणन में बेचने के अलावा माल को पॉपुलराइज करना, उसका प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट करना, आफ्टर सेल सर्विस देना, रिसर्च करना, वो सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। सो विपणन का नहीं, विक्रय का भाग है। प्रमोशन का अर्थ वैसे तो किसी व्यक्ति की पदोन्नति होता है, पर मार्केटिंग के सेंस में प्रमोशन का अर्थ है किसी प्रोडक्ट का पॉपुलराइजेशन किया जाना, उसका लोकप्रिय बनाया जाना, उसे उसका एडवर्टीजमेंट करना, प्रचार करना, पब्लिसिटी करना। ऑफ गुड्स कंडक्टेड बाय एन, अगला क्या होगा? एन अप्रूव्ड ऑक्शनियर। अप्रूव्ड मीन्स जिसको अनुमति प्राप्त है, वो ऑक्शनियर है, नीलामी करने वाला। बाकी ऑप्शंस देखिए। अथॉरिटेटिव का मतलब होता है कोई खबर अगर अथॉरिटेटिव हो, सूचना हो, तो वो विश्वसनीय है, रिलायबल है, राइट। और कोई आदमी अथॉरिटेटिवली कॉन्डक्ट उसका हो, उसका आचरण जो है, बिहेवियर अथॉरिटेटिव हो, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट और अपनी अथॉरिटी के विश्वास के साथ काम करेगा। अन्यथा सूचना जैसी हो, तो मैं कह चुका हूँ, विश्वसनीय, अथॉरिटेटिव। अलाउड आप जानते हैं। ऑथेंटिक का अर्थ है प्रमाणिक या जेन्युइन या सच्चा। आगे बढ़े। अप्रूव्ड ऑक्शनियर, ही इनकरेजेस बायर्स टू डैश हायर प्राइसेस टू बिड। बायर क्या करते हैं? बोली लगाते हैं। बिड का अर्थ है बोली लगाना, कि बायर्स बोली लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा दामों की। एंड फाइनली नेम्स द डैश, उससे पहले बाकी ऑप्शंस। बिड हम जानते हैं बोली लगाना, हमारा उत्तर है बाई खरीदना। गेट आप जानते हैं बार्गेन कहते हैं सौदे को। टू बिड हायर प्राइसेस एंड फाइनली नेम्स द डैश बिडर। कौन सा बिडर? हाईएस्ट बिडर। और फिर फाइनली सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को वो माल दे देता है। हाईएस्ट मीन सबसे ऊंचा, बिडर है बोली लगाने वाला। स्मार्टेस्ट है सबसे चतुर या चालाक। बिगेस्ट आप जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट है सबसे मजबूत। दिस इज कॉल्ड नॉकिंग डाउन द गुड्स। नॉकिंग डाउन क्या है? देखिए, परंपरा ऐसी है कि जब ऑक्शनियर माल के बेचने का संकेत देना चाहता है, तो अपना जो उसका लकड़ी का छोटा सा हथौड़ा होता है, जिसे गैवल कहते हैं, गैवल को या वुडन हैमर को अपनी टेबल पे एक बार मारता है, जिसका अर्थ है कि माल बिक गया, नीलामी पूरी हुई। नॉकिंग डाउन द गुड्स, माल को नॉक डाउन करता है। फॉर व्हेन, यहाँ फॉर का अर्थ है बिकॉज या चूंकि या क्योंकि,
क्योंकि जब बिडिंग समाप्त होती है, द ऑक्शनियर, क्या होगा अगला ऑप्शन, द ऑक्शनियर बैंग्स अ स्मॉल हैमर ऑन द टेबल, अपने हैमर को, छोटे से हैमर को बैंग करता है, आवाज़ करता है, उसको मारता है टेबल पे इन फ्रंट ऑफ हिम। बाकी ऑप्शन देखिए, थ्रैश का अर्थ है पीटना, स्मैश है तोड़ देना, और हिट आप जानते हैं मारना। आंसर होगा बैंग्स अ स्मॉल हैमर ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट। सो दैट वाज इट। ये हमारा इसका एनालिसिस पूरा होता है। आप इसे रिवाइज करें, खुद भी प्रयास करें करने का, और वो ऑप्शंस जो उत्तर नहीं थे उन्हें भी सीखने की कोशिश करें। आपके लिए आगे अन्य पेपर्स में काम आएंगे, आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। आप सब लोग मेहनत करते रहें, ट्राई करते रहें, कीप वर्किंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।